आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी 9008 का के रूल 11 टू रूल 20। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में ऑर्डर 5 से मतलब जो हमने रिकॉर्ड की उसमें हम लोग ऑर्डर 5 के फर्स्ट 10 रूल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की कि समन जो है वो डिफेंडेंट को जारी किया जाता है। तो जब उसे जारी किया जाता है तो वो बेसिकली किस तरह कोर्ट के अंदर उस समन के जवाब में अपेयर हो सकता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो बज़ाते खुद भी आ सकता है, उसका एजेंट भी आ सकता है, उसका वकील भी आ सकता है। उसके पास ये तीनों ऑप्शन में से है कि वो किसी भी तरह समन के जवाब में कोर्ट में अपेयर हो सकता है। लेकिन साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कोर्ट उसे पर्सनली अपेयर होने के लिए कहती है, देन उसे पर्सनली आना होता है। तब वो अपने वकील या एजेंट के थ्रू नहीं आ सकता। एंड हम लोगों ने फर्स्ट 10 रूल में ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि ये जो डेज़ डिसाइड होता है समन का, जिस डेट पे इस डिफेंडेंट ने आना होता है, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है। एंड समन जो है वो किन पर्पसेस के लिए जारी किया जा सकता है, और समन में के साथ कौन-कौन सी चीज़ें अटैच होनी चाहिए जब आप समन जो है वो डिफेंडेंट को इश्यू कर रहे हो। एंड समन जो है वो कोर्ट की तरफ से किस तरह सर्व किया जाता है डिफेंडेंट को। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने प्रीवियस रूल में डिस्कस की। अब हम लोग कवर करेंगे रूल 11 टू 20। तो अब देखते हैं कि इन रूल में बेसिकली क्या डिस्कस हुआ है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सो रूल 11 टाइटल सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट। सो रूल 11 क्या कहता है? सेव एज अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट देन वन, सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट। सो रूल 11 सिंपली ये कहता है कि जनरल रूल ये है कि अगर एक केस में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं, देन समन जो है वो तमाम डिफेंडेंट को जारी किया जाएगा, क्योंकि इधर शेल का वर्ड लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक केस में से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो आप एक डिफेंडेंट को समन जारी कर दो और वो बाकी सबको करे। नहीं, लॉ कहता है कि अगर एक केस में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो अब समन जो है वो तमाम डिफेंडेंट को इशू किया जाएगा। दैट इज़ अ जनरल रूल। बट इसकी एक एक्सेप्शन जो है ना, सेव एज अदरवाइज प्रिस्क्राइब, यानी कि अगर इस जनरल रूल से ऑपोजिट कुछ अलग लिखा होगा किसी जगह पे, तो अब उस सिचुएशन में हम उसे प्रेफर करेंगे, जनरल रूल को स्किप कर देंगे। सो रूल 12 क्या कहता है? वो कहता है सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेड इन पर्सन वेन पार्टी when practicable और on his agent। सो टाइटल से क्लियर हो रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो डिफेंडेंट को पर्सनली समन देना है, यानी उसके हाथ में दें जाकर, और अगर ना हो तो फिर उसके बिहाफ पे उसके एजेंट को दें। सो रूल 12 क्या कहता है? रूल 12 स्टेट दैट वेयर एवर इट इज़ प्रैक्टिसेबल सर्विस शैल बी मेड ऑन द डिफेंडेड इन पर्सन unless he has an agent empowered to accept service, in which case service on such agent shall be sufficient। So रूल 12 ये कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो समन आपने डिफेंडेंट को पर्सनली देना है। एक्सेप्शन इसकी ये है, अनलेस से मुराद एक्सेप्शन, कि अगर तो इसका कोई एजेंट है जिसको इसने एम्पावर्ड, पावर यानी अथॉरिटी दी हुई है कि वो इसके बिहाफ पे सर्विस एक्सेप्ट कर सकता है। सर्विस यहाँ पर क्या, कौन सी सर्विस है? समन और नोटिस की। वह इस सिचुएशन के अंदर समन जो है वो एजेंट को अगर दिया जाएगा तो वो सफिशेंट होगा। मतलब अगर आपको पहली प्रायोरिटी ये है कि पर्सनली डिफेंडेंट को दें, ना मिल सके तो उसके एजेंट को दे दें, और भी उस एजेंट को जिसे इसने डिफेंडेंट ने एम्पावर किया हो कि भाई आप मेरे बिहाफ पे समन रिसीव कर सकते हो। अगर अब आप ऐसे एजेंट को समन सर्व कर देते हो तो दैट विल बी सफिशेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 5 रूल 12 ऑफ सीपीसी 9008। नेक्स्ट है रूल 13 जो कहता है सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेड कैरी ऑन बिजनेस। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन, कोई एजेंट है जो कि डिफेंडेंट के बिहाफ पे उसका कारोबार चला रहा है, उसका बिजनेस कर रहा है, उसे देखभाल कर रहा है, तब ऐसे एजेंट को भी समन दिया जा सकता है। डिफेंडेंट के बजाय उसे भी दिया जा सकता है। टाइटल से तो यही चीज़ क्लियर हो रही है। अब देखते हैं कि इस रूल में क्या बताया जा रहा है। तो रूल 1, इन अ सूट relating to any business or work against a person who does not reside within a local limit of the jurisdiction of the court from which the summon is issued, service on any manager or agent who at the time of the service personally carry on such business or work for such person within such limit shall be deemed a good service। so सिंपल है, रूल 1 ये कहा जा में कह रहा है कि भाई दावा है
रिलेटेड है, किसी ऐसे बिजनेस या काम से रिलेटेड है, ऐसे बंदे के अगेंस्ट है। सो रूल 13 क्या कहता है? रूल 13 में ये कहा गया है कि अगर कोई दावा है किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट है और उसके भी कारोबार से रिलेटेड है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि वो पर्सन जो है, जिस कोर्ट ने ये समन जारी किया है, वो उस कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता। लेकिन इस पर्सन को प्रिविलेज ये है कि जिस टाइम पे ये सर्विस, ये समन जारी किया गया है, उस टाइम उसका कोई एजेंट और मैनेजर जो है वो उसका कारोबार वगैरह पर्सनली कैरी यानी चला रहे हैं, कर रहे हैं, और वो उस कोर्ट की लिमिट में भी हैं जिसने समन जारी किया है, देन ये नोटिस जो है वो उसके मैनेजर और एजेंट को सर्व कर दिया जाएगा, एंड दैट सर्विस शैल बी डीम्ड अ गुड सर्विस। अब ये जो डिलीवरी होगी वो एक गुड सर्विस समझाए, मतलब समझा जाएगा कि हाँ ठीक है, ये इफेक्टिव है। अब रूल 2 कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द मास्टर ऑफ अ शिप शैल बी डीम टू बी द एजेंट ऑफ अ ऑनर और चार्टर। यानी अंडर दिस रूल हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि जो शिप का मास्टर है वो बेसिकली जो शिप का ऑनर और चार्टर होगा वो उसका एजेंट कंसीडर किया जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा है? ये बेसिकली कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि सूट हो ऑनर और चार्टर के अगेंस्ट, उनकी शिप से मुतल्लक हो या वैसे कोई पर्सनली मुकदमा हो, तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगर वो नहीं मिलते जिन्हें आप समन जारी कर सकें, मतलब वो जो शिप का ओनर है वो नहीं मिल रहा, तो अब उसका जो शिप का मास्टर है वो उसका एजेंट कंसीडर किया जाएगा अंडर ऑर्डर 5 रूल 13। तो आप उसे अगर समन दे दोगे उसके जगह पे, मास ओनर ऑफ द शिप की जगह पे, तो वो एक गुड सर्विस कंसीडर की जाएगी इन लॉ। नेक्स्ट है रूल 14 जो कहते हैं सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब कोई केस है, मुकदमा है, तो अब आप जो उस टाइम उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का एजेंट इन चार्ज है, मतलब जिसकी पोसेशन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अगर हम समन जारी कर दें तो वो भी एक गुड सर्विस कंसीडर की जाएगी, इफेक्टिव सर्विस कंसीडर की जाएगी इन लॉ। टाइटल से तो ये चीज़ क्लियर हो रही है। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है रूल में। तो रूल ये कहता है कि वेयर इन अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने दावा दायर करना है कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ रॉन्ग कमिट हुआ है, तो आपने रॉन्ग कंपनसेशन रिलीफ का दावा दायर करना है। सर्विस कैन नॉट बी मेड ऑन डिफेंडेड इन पर्सन, पर मिसहैप ये है कि पर्सनली डिफेंडेड को नोटिस समन नहीं किया जा सकता, एंड द डिफेंडेड हैज़ नॉट एजेंट एम्पावर टू एक्सेप्ट द सर्विस, और ना ही उसने किसी एजेंट को अथॉरिटी दी है, एम्पावर किया कि उसके बिहाफ पे वो सर्विस रिसीव कर ले यानी समन ले ले। देन इट मे बी मेड ऑन एनी एजेंट ऑफ डिफेंडेड इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अब उस डिफेंडेड की प्रॉपर्टी के ऊपर जो उस पर्सन का चार्ज है, मतलब जो प्रोसेस करके बैठा है उस टाइम, उस बंदे को अगर हम लोग दे देंगे तो वो एक इफेक्टिव डिलीवरी कंसीडर की जाएगी, गुड सर्विस कंसीडर की जाएगी इन लॉ। नेक्स्ट है रूल 15। वेयर सर्विस में बी ऑन अ मेल मेंबर ऑफ अ डिफेंडेड फैमिली। सो रूल 15 ये कहा जा में ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि डिफेंडेड फैमिली का जो मेल मेंबर है उसको भी समन जारी किया जा सकता है, उसको भी दिया जा सकता है। सो रूल 15 क्या कहता है? वो कह रहे वेयर इन एनी सूट द डिफेंडेड कैन नॉट बी फाउंड एंड हैज़ नो एजेंट। अच्छा, ये जो है ना कैन नॉट बी फाउंड, ये पंजाब में ये लाइन ओमिट हो गई, इसकी मतलब जगह पे आ गया है कि व्हेन अ डिफेंडेड इज़ एब्सेंट फ्रॉम हिज हाउस, मतलब जिस टाइम वो घर में मौजूद ना हो या फिर उसका कोई एजेंट भी ना हो जिसको उसने अथॉरिटी दी हो कि उसके बिहाफ पे समन वगैरह रिसीव कर ले, तब क्या होगा? सर्विस में बी मेड ऑन एनी अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द डिफेंडर हु इज़ रिसाइडिंग विद इन। फिर जो पर्सन जो कि डिफेंडर के साथ रह रहा होगा और अडल्ट मेल मेंबर होगा इसकी फैमिली का, उसको समन जारी कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन है सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ फैमिली विद इन अ मीनिंग ऑफ दिस रूल। अंडर दिस रूल जो है वो सर्वेंट जो है वो मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं कंसीडर होता। जब वो मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं होता तो आप सर्वेंट के हाथ में जो सर्विंग ऑफिसर होता है, समन सर्विंग ऑफिसर होता है, तामीली ऑफिसर, वो सर्वेंट को पकड़ा कर नहीं आ सकता क्योंकि लॉ में उसे मेंबर ऑफ द फैमिली का दर्जा नहीं दिया गया। नेक्स्ट है रूल 16। तो अगर हम सर्वेंट को दे आएंगे तो वो एक इफेक्टिव डिलीवरी भी कंसीडर नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन अगर हम अडल्ट मेल मेंबर को दे आएंगे तो वो इफेक्टिव डिलीवरी होगी। फिर उसके बाद है रूल 16 जो कहता है पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट, मतलब जिसे उसने समन जारी करना है उसके साइन वगैरह भी लेने हैं प्रोसेसिंग सर्विंग ऑफिसर ने, समन सर्विंग ऑफिसर ने। Where the serving officer deliver or tender a copy of the summons to the defendant personally or to an agent or other person on his behalf,
ठीक है। कह रहे जब सर्विंग ऑफिसर समन की कॉपी डिलीवर कर रहा है, किसे आया, या तो पर्सनली डिफेंडेंट को दे रहा है, नंबर वन, नंबर टू या उसके एजेंट को दे रहा है, नंबर थ्री या उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन को दे रहा है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया सिनेरियो हमने डिस्कस किया ना, उसके बिहाफ पे उसका मेल मेंबर जो एडल्ट मेल मेंबर उसको भी दिया जा सकता है। तो देन क्या होगा, ही शैल रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन टू होम द कॉपी सो डिलीवर और टेंडर। वो जिस बंदे को उसने कॉपी दी है ना, उससे सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट करेगा। वट पर्पस बिहाइंड दिस सिग्नेचर, कह रहे एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस इंडोर्स ऑन द ओरिजिनल समन। ये सिग्नेचर इस चीज़ का अप्रूवल होगा कि भाई इसको समन मिल चुका है। और कह रहे ओरिजिनल समन पर जो कि उसने ज़ाहिर है अब इसने इसको कॉपी दी है, ओरिजिनल समन उसने कोर्ट में जमा करवाना है, उसके ऊपर वो उसके सिग्नेचर वगैरह ले लेगा कि ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि मैंने ये समन इसको जिसको पहुँचाना था पहुँचा दिया। तो कहने वो इनसे सिग्नेचर लाजमी तौर पे लेगा। नेक्स्ट है रूल 17, प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। कि जब डिफेंडेंट आपकी समन रिसीव करने से इनकार कर दे और मिले ही ना, तब क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा अब ये समन सर्विंग ऑफिसर। ये रूल 17 इससे डील करता है। सो रूल 17 स्टेट दैट where the defendant or his agent or such other person as aforesaid refuse to sign the acknowledgement, or where the serving officer after using all due and reasonable diligence cannot find the defendant। यानी नंबर वन पॉसिबिलिटी ये है कि डिफेंडेंट या उसका एजेंट या कोई भी पर्सन ये जो है कि उसने समन जारी किया ना, तो उसको ओरिजिनल समन पर कि हमने रिसीव कर लिया है साइन करने से इनकार कर दें। और क्या हो कि सर्विंग ऑफिसर अपनी सारी केयर इस्तेमाल करते, ड्यू केयर के यूज़ करते हुए भी मतलब हर पॉसिबल मीन्स को इस्तेमाल करने के बावजूद भी डिफेंडेंट को ना उसे डिफेंडेंट ना मिला हो। और and there is no agent power to accept service of someone on his behalf, nor any person on whom service can be made। ना उसे डिफेंडेंट मिला हो, ना ही कोई इसके बिहाफ पे कोई एजेंट मिला हो जो कि समन रिसीव कर ले, ना ही कोई दूसरा बंदा के जो रिसीव कर ले इस डिफेंडेंट के बिहाफ से समन। तो फिर क्या होगा, द सर्विंग ऑफिसर शेल अफिक्स अ कॉपी ऑफ द समन ऑन द आउटर डोर or some other conspicuous part of the house in which the defendant ordinarily reside or carry on a business or personal work for gain। तो अब इस सिचुएशन में सर्विंग ऑफिसर के पास जो हतमी हल रहता है वो ये है, क्योंकि इन्होंने समन को लेने से इनकार कर दिया, मतलब साइन करने से इनकार कर दिया लेने के बाद ओरिजिनल समन पे, और दूसरा ये कि उन्होंने उसको ना इसका कोई एजेंट मिला, कोई दूसरा पर्सन मिला, ना उसे डिफेंडेंट मिला कि उसे समन पर्सनली या इसके किसी एजेंट को उसके बिहाफ पर दे आता। तो अब इस सिचुएशन में सर्विंग ऑफिसर के पास एक ही सोल्यूशन बचता है, वो ये है कि वो इस समन की कॉपी को उसके घर के आउटर डोर यानी मेन डोर या किसी नुमाया पोर्शन के ऊपर अटैच कर देगा, वो भी उस घर के जहाँ पर डिफेंडेंट की रिहाइश है या उसका वर्क फॉर गेन बिजनेस है, उस जगह पर उस रेजिडेंस वाली प्लेस पे या वर्क वाली प्लेस के बाहर मेन डोर पे या किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे वो कॉपी ऑफ समन अफिक्स कर देगा सर्विंग ऑफिसर, एंड शेल देन रिटर्न द ओरिजिनल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशू। और फिर ओरिजिनल जो है वो कोर्ट में वापस भेज देगा जिसने इसे ऑर्डर दिया था कि इसने समन इशू करना है, विद द रिपोर्ट इंडोर्स देयरिन। और सिर्फ ओरिजिनल समन ही नहीं भेजेगा, उसके साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगा जिस पर उसने चीज़ मेंशन करनी है, एंडोर्स देयरिन नेक्स्ट देयर टू स्टेटिंग दैट ही हैज़ सो फिक्स द कॉपी, जिसके अंदर इसने चीज़ मेंशन करनी है कि मैंने कॉपी फिक्स की थी समन की, एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ही डिड सो, किन सर्कमस्टांसेस में मैंने ऐसा काम किया, एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इफ एनी बाय होम द हाउस वाज आइडेंटिफाइड एंड उस प्रेजेंट द कॉपी वाज इफेक्ट। और फिर उस पर्सन का नेम एंड एड्रेस, उस पर्सन का जिसकी मदद से इस घर को आइडेंटिफाई किया जा सके, मतलब जिस घर पे आप लगा कर आए हो तो उस घर को उस पर्सन का नाम और एड्रेस भी आपने मेंशन करना है ताकि उससे आपको पता चल जाए कि इसी पर्सन का घर है, और जिस बंदे की मौजूदगी में किया है उसका नाम और एड्रेस, मतलब ये फैक्सेशन जिसकी, ये सारी चीज़ें उसने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी है। रूल 18, एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस, मतलब जिस टाइम पे उसने की सर्विस समन सर्व किया है और जिस मैनर में किया है वो भी उसने अपनी ओरिजिनल समन की रिपोर्ट के साथ जब कोर्ट को भेजना है ना कि मैंने इशू कर दिया है, मैंने सर्व कर दिया है, तो वो भी उसने टाइम और मैनर भी उस रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। सो रूल 18 क्या कहता है,
सो रूल 18 क्या कहता है, वो कह रहे हैं द सर्विंग ऑफिसर शेल इन ऑल केसेस इन विच द समन हैज़ बीन सर्व अंडर रूल 16, मतलब वो तमाम केसेस जिसमें समन रूल 16 के तहत सर्व हो रहा है, यानी कि वो जब पर्सन खुद रिसीव कर लेता है या उसका एजेंट या कोई और पर्सन रिसीव कर लेता है, जब वो फिर सिग्नेचर वगैरह करते हैं, वो कह रहे हैं कि जब इस तरह समन इशू हो रहा है, सर्व हो रहा है, तब इस सिचुएशन में सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, इंडोर्स और नेक्स्ट काउज टू बी इंडोर्स और नेक्स्ट ऑन टू द ओरिजिनल समन। तो अब उस सिचुएशन में उसने ओरिजिनल समन पे कोई चीज़ें जो है वो या तो इंडोर्स है या तो मेंशन करनी है, नेक्स्ट ईयर उसके साथ लगानी है। क्या करना है उसने ओरिजिनल समन पर, जब रूल 16 के तहत समन इश्यू हो रहा है, सर्व हो रहा है सॉरी, तो कह रहे उसने कि लिखना है रिटर्न स्टेटिंग द टाइम व्हेन एंड द मैनर इन व्हिच द समन वाज सर्व्ड। उसने ओरिजिनल समन पे, क्योंकि उसने कॉपी दी है ना डिफेंडेड को या उसके एजेंट को। ओरिजिनल समन तो उसने एक सबूत के तौर पर कि मैंने कोर्ट में जमा करवा ये सर्व कर दिया है, उसने कोर्ट में जमा करवाना है। तो एक तो उसने ओरिजिनल समन पर उस बंदे के सिग्नेचर ले लेने थे। बाकी उसने ये करना है कि उसने रूल 16 के तहत तो सिग्नेचर तो ले आया था, रूल 18 कहता है कि बाकी उसने ये करना है कि उसने जिस टाइम पे ये दिया है समन सर्व किया, वो टाइम मेंशन करना है, जिस तरीका कार के तहत दिया, हो सकता है एजेंट को किया तो वो मैनर लिख दे कि खुद नहीं था, मैंने इस एजेंट को दिया है, वो मैनर उसने मेंशन करना है जिसके अंदर समन सर्व हुआ है। और इसके अलावा इसने एक और अहम पक्का काम करना है कि एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इफ एनी आइडेंटिफाई द पर्सन सर्व एंड विटनेस द डिलीवरी टेंडर ऑफ द समन। मतलब वो बंदा जो कि जिसकी मौजूदगी के अंदर उसने समन डिलीवरी की है ना, उस पर्सन का नेम और एड्रेस भी लिखना है, जो कि उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सके कि भाई इस पर्सन को मैंने समन जारी किया। उस गवाह के भी नाम और एड्रेस वगैरह इसने ओरिजिनल समन पर इंडोर्स करने या लगाने हैं। सो अब ये आपके पास रूल 19 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर। रूल 19 एग्जामिनेशन सर्विंग ऑफिसर, ये जो समन सर्व करवा रहा है इसकी एग्जामिनेशन की जाएगी। अगर वेयर समन इज रिटर्न अंडर रूल 17, मतलब रूल 17 की तरह आपको पता था उसे नहीं मिला था, तो उसने कॉन्स्पिशियस पार्ट के ऊपर समन की कॉपी लगा दी थी। वो कह रहे हैं कि अगर समन जो है वो रूल 17 की तरह रिटर्न हो जाता है, सर्व नहीं हुआ, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के पास ऑब्लिगेशन है कि इफ द रिटर्न अंडर दैट रूल हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड बाय द एफिडेविट ऑफ द सर्विंग ऑफिसर एंड इफ इट्स नॉट बी इफ इट हैज़ बीन वेरीफाइड। अब हो सकता है कि रिटर्न जो उसने किया है वो बेशक उसने बयान हल्फी के साथ वेरीफाई ना किया हो, सर्विंग ऑफिसर ने अपना ना लगाया हो कि भई मैं हल्फिया बयान देता हूँ कि मैंने ये कोशिश की थी लेकिन नहीं मिला। उसने उस रिटर्न ऑफ समन के साथ अपना बयान हल्फी बेशक लगाया हो, ना लगाया हो या बेशक लगाया हो। तो अगर अब ये समन रिटर्न हो जाता है अनसर्व्ड, तो कोर्ट के पास क्या ऑब्लिगेशन है? कोर्ट के पास ये है कि वो सर्विंग ऑफिसर की एग्ज़ामिनेशन करेगी ऑन ऑथ, इसका हल्फिया बयान लेगी और उसके अलावा इसकी एग्ज़ामिनेशन यानी वो पर्सनली भी कर सकती है और एग्ज़ामिन्ड बाय एनी अदर कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट से भी करवा सकती है, टचिंग हिज प्रोसीडिंग, इसकी प्रोसीडिंग को चेक करने के लिए एंड मेक सच फर्दर इंक्वायरी इन द मैटर्स थिंक फिट, और इस मामले पे वो फर्दर इंक्वायरी जैसे बेटर लगेगी वो करेगी। एंड शेल आइदर डिक्लेयर दैट समन, इस इंक्वायरी के बाद या तो वो डिक्लेयर कर सक 2 काम कर सकती है, या तो वो डिक्लेयर कर सकती है कि समन सर्व हो चुका है, या ऑर्डर कर सकती है कि कोई ऑर्डर दूसरी सर्विस का ऑर्डर कर सकती है जो उसे बेहतर लगेगा। सब उसके बाद आ जाता है रूल 20, वो कहता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है जो कि ओरिजिनल के नैमुल बदल हो, वो चीज़ उसके ऑपोज़िट इस्तेमाल हो सकती हो। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि सर्विस जो है वो समन सर की सर्विस किस तरह हो रही है, या तो आप पर्सनली दे रहे हो, उसके एजेंट को दे रहे हो, उसके एडल्ट मेल फैमिली मेंबर को दे रहे हो, या पोस्ट के थ्रू दे रहे थे, कैरियर वगैरह ये सारी चीज़ों यानी अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी कि आप पर्सनली दे रहे हो, उसके एजेंट को दे रहे हो या एडल्ट मेल मेंबर को दे रहे हो। अगर इसके अलावा क्या किसी दूसरे तरीके से भी सर्विस दी जा सकती है समन की, तो रूल 20 में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का डिस्कस किया गया है। वो कह रहे हैं वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग सर्विस। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, उसे यकीन हो जाए कि डिफेंडेंट जानबूझ के सर्विस को अवॉइड करने की हरकतें कर रहा है, वो जानबूझ के अवॉइड कर रहा है कि मुझे समन ना मिले, और दैट फॉर एनी अदर रीजन द समन कैन नॉट बी सर्व इन द ऑर्डिनरी वे। और जब कोर्ट को पता चल जाए कि जो ऑर्डिनरी वे है यानी उसे पर्सनली उसके एजेंट या अडल्ट मेंबर को भेजने का तरीका, उस तरीके से समन आप उसके डिलीवर करा ही नहीं सकते, देन कोर्ट शैल ऑर्डर फॉर सर्विस ऑफ समन। तो फिर कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है कि समन जारी किया जाएगा किस तरह, अफेक्सिंग अ कॉपिंग ऑफ द समन एट सम कॉन्स्पिशियस ऑफ आर्ट ऑफ द हाउस इफ एनी इन विच द डिफेंडेंट इज नो टू बी लास्ट रिसाइडेड कैरिंग ऑन बिजनेस पर्सन वर्क फॉर गेन। मतलब आप सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि समन जारी आप इस तरह करो कि जिस जगह पे उसकी लास्ट रिहाइश थी या उसका वर्क फॉर गेन था, वो उसकी उस जगह की कॉन्स्पिशियस प्लेस पे यानी जो नुमाया वहाँ पर आप समन की कॉपी अटैच कर दो, इस तरह सब समन जारी करवा दो। एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन विच में इंक्लूड टेलीग्राम टेलीफोन या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड डिवाइस कम्युनिकेशन से समन जारी करवा दें, जैसे कि जिसमें टेलीग्राम टेलीफोन फोनोग्राम टेलीफिक्स रेडियो टेलीविज़न आता है, यानी इस तरह के थ्रू भी समन जारी करवाया जा सकता है। अर्जेंट मेल सर्विस और पब्लिक सर्कुलर सर्विस यानी टीसीएस रिपोर्ट वगैरह, इसके थ्रू भी आप समन जारी करवा सकते हो। बीट ऑफ ड्रम इन द लोकेलिटी वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड, जहाँ पर वो रहता है डिफेंडेंट वहाँ पर ढोल से आप लोग मुनादी करवा दें। ये आम तरीका है, ये पॉसिबल नहीं होता, हो सकता है गाँव वगैरह में होता। वो कह रहे हैं पब्लिकेशन प्रेस जो है वो न्यूज़ के अंदर
आप खबर चलवा दें और एनी अदर मैनर और मोर एज थिंक फिट, या कोई भी तरीकाकार जो कि कोर्ट को बेहतर लगे, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में ऑर्डर द यूज़ ऑफ ऑल और एनी ऑफ द फोर्सेड मैनर एंड मूड सर्विस साइमल्टेनियसली। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये जो ऊपर अभी मैनर डिस्कस किए हैं वो इन तमाम लोगों को सारों को इकट्ठे करने का भी कह सकता है, या इनमें से किसी एक को दो को इकट्ठे करने का कह सकता है कि ये दो हो जाए, यानी वो कह सकता है कि जो सारे मूड है ना इन सारों के थ्रू ही सब्सिट्यूटेड सर्विस कर दे, या सिर्फ कह दे कि भाई अखबार में इश्तिहार दे दो और बीट ऑफ ड्रम कर दो, या कुरियर के थ्रू भी दे दो, और साथ में वो कह दे कि ये मीडिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू भी आप इसे इन्फॉर्म कर दो। वो कोर्ट की पावर है कि उनमें से इन सारों को इकट्ठे ही इन सारों साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, यानी कि वो इन सारों के थ्रू सारे मूड को इकट्ठे ही इस्तेमाल कर ले, एक साथ ही इनके थ्रू से सर्विस ऑफ समन दे दे डिफेंडेड को, या फिर उनमें से किसी एक के थ्रू कर दे। फिर उसके बाद है सब रूल 2, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सर्विस सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल बी एज फैक्चुअल एज इट विल बी मेड ऑन द डिफेंडेड पर्सनली, यानी इसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के थ्रू जब आपको समझ आता है वो ऐसे ही कंसीडर की जाती है जैसे उसे पर्सनली डिफेंडेड को सर्व किया गया है समन। सब रूल 3 सॉरी, वेयर सर्विस सब्स्टिट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड, where service substituted time for appearance to be fixed, ठीक है। where service is substituted by order of the court shall where service is substituted by order of the court, यानी जब कोर्ट ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि सब्सिट्यूटेड वे से सर्विस ऑफ समन को डिफेंडेड को देगी कोर्ट, जब ऐसा कोर्ट ऑर्डर पास करती है, then the court shall fix such time for the appearance of the defendant as the case may require, which shall not ordinarily exceed 15 days। मतलब जब सब्सिट्यूटेड सर्विस के थ्रू आपको समन जारी होता है डिफेंडेड को, तो उस सब्सिट्यूटेड सर्विस में जो टाइम ऑफ अपेयरेंस डिफेंडेड को दिया जाता है कोर्ट में अपेयर होने का, वो मैक्सिमम 15 दिन है। 15 दिन से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाता। मिसाल के तौर पर अगर आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है बाय न्यूज़, या फिर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे टेलीविज़न के थ्रू आपको खबरों में आपने देख लिया, आपको पता चल गया कि कोर्ट की तरफ से आपको समन जारी हुआ है। तो अब ये जो है वो रूल 20 के तहत एक सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का मोड है। तो अब इस सिचुएशन में आपको जो समन का टाइम पीरियड है कि आया है आपको और अब उसके अंदर आपने कोर्ट में जाना है, वो 15 दिन है। 15 दिन से ज़्यादा आपको सब्स्टिट्यूटेड मोड के थ्रू अगर आपको सर्विस ऑफ समन मिलता है तो उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास है रूल 20। अब नेक्स्ट हमारे लास्ट 10 रूल रह गए, इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करें।